नमस्कार, मैं सर्वभूमि रोहित शर्मा। बिहार में जेल है। जेल में बंदी रहते हैं। बंदियों की सुरक्षा या कुसुरक्षा के लिए सिपाही तैनात रहते हैं। जेल अधीक्षक रहते हैं, कारा अधीक्षक रहते हैं, जो भी कहिए उसे आप। बंदियों के साथ जेल अधिकारियों का जो संबंध है, इसके बारे में बाहर के लोग जानते नहीं हैं, जानना भी नहीं चाहते हैं। ये एक त्रासदी है। जेल के अधिकारियों के बीच रहने वाले बंदियों का जो ही जेल के अंदर प्रवेश करते हैं, मताधिकार समाप्त हो जाता है। मत का अधिकार समाप्त हो जाता है। परिणाम होता है किसी भी चुनावी पार्टियों के लिए जेल में बंद बंदी कभी मुद्दा नहीं बनते, क्योंकि वो उसके वोटर नहीं होते। इस कारण जेल में रहने वाले बंदियों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है, इसके बारे में हमारा सभ्य समाज अनजान रहता है। जानते हुए भी जानना नहीं चाहता। लेकिन ऐसे ही दौर में जब लोग बराबर जेल जाते हैं, जो देखते हैं, कुछ होते हैं संवेदनशील लोग जो कि इन समस्याओं को, बंदियों के इन विपदाओं को देखकर द्रवित होते हैं और उनके लिए लड़ने का एक प्रण लेते हैं, संघर्ष का आह्वान करते हैं, चलाते हैं। ऐसे ही में एक बहुत ही प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता जब जेल गए तो उन्होंने बंदियों की पीड़ाओं को देखकर खुद को उन पीड़ाओं से आत्मसात करते हुए बंदियों के लिए उन्होंने संघर्ष करने का प्रयास किया। और इसी क्रम में उन्होंने एक संगठन बनाया, बंदी कल्याण संघर्ष समिति। हम उनके कर्ता धर्ता और उनके नियंता चंद्रकिशोर पराशर से जानेंगे आज के एपिसोड में कि ये बंदी कल्याण संघर्ष मोर्चा या समिति क्या है, कैसे काम करती है, कैसे इसका निर्माण हुआ और बंदियों की समस्याओं से ये किस तरह से रूबरू होते हैं, उनके खिलाफ किस तरह ये संघर्ष करते हैं। तो आइए हम सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस संदर्भ में। चंद्रकिशोर पराशर जी, आपका समरभूमि बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। आपने बिहार की बंदियों, खास करके देश के बंदियों को लिए जो पीड़ाएँ उनकी है साझा करते हुए एक संगठन का निर्माण किए हैं। हम चाहेंगे कि आप संगठन का परिचय देने के साथ साथ थोड़ा अपना ही ब्रीफ दे देंगे। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रवादी विचारधारा है हमारी, और आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ, बीजेपी का पदाधिकारी रहा हूँ, और आंदोलन के क्रम में विद्यार्थी जीवन से ही अब तक 7 बार जेल गया हूँ। और इस क्रम में जो मैंने देखा जेल की स्थिति, तो मुझे लगा कि मानवाधिकारों का यहाँ खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है और उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में जब मैं एक बार जेल में था तो वहाँ कुछ लोगों से मिला जो मानवीय संवेदना रखते थे और चाहते थे कि जेल के बंदियों को भी मानवाधिकार प्राप्त हो, उनको जेल मैनुअल में जो अधिकार प्राप्त है वो उन तक पहुँचे। तो हम लोगों ने एक विचार किया और हम लोगों ने सन 2006 में बंदी कल्याण संघर्ष मोर्चा नाम से एक संगठन का गठन किया और तब से ये बिहार के स्तर पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में 58 जेल हैं और इन जेलों में लगभग 45 से 47 हज़ार कैदी रहते हैं। पूरे देश में लगभग 3.5 लाख कैदी हैं और जो स्थिति बिहार के जेलों की है और बिहार के जेलों में बंद कैदियों की है, वही स्थिति देश के अन्य भाग में भी है। तो उनको मानवाधिकार कैसे दिलाया जा सकता है और कानूनी दृष्टि से उनको सहयोग कैसे किया जा सकता है। ऐसे तो सरकार कहती है कि जो कैदी सक्षम नहीं है अपना वकील रखने में, अपने केस का पैरवी करवाने में, तो सरकारी वकील हम देते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में बहुत सारे कैदी जिनका कोई दोष नहीं है और वो कई वर्षों तक कैद में पड़े रहते हैं, जेल खाने में पड़े रहते हैं। तो उनके लिए चाहे वो लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अगर हमारे संज्ञान में आता है तो उनके केस को भी लड़ने में हम सहयोग करते हैं। हम अपनी तरफ से वकील देते हैं और उनके मानवाधिकारों की भी रक्षा करते हैं।
आपको बताता हूँ विशेष रूप से मैं मुज़फ़्फ़रपुर जेल चूँकि वहाँ का रहने वाला हूँ, तो मुज़फ़्फ़रपुर में जो शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा है तो उसमें मैंने कई बार जेल यात्रा की है और उस क्रम में हमने पाया है कि किसी भी स्तर पर चाहे वो बंदियों के भोजन का स्तर हो या दवा-दारू का स्तर हो, स्वास्थ्य का स्तर हो या उनके रख-रखाव यानी बंदियों के रहने का स्थान हो कुछ भी मानकों पर खड़ा नहीं उतरता है। सब में कटौती है, सब में भ्रष्टाचार है और अगर पूरे बिहार के जेलों के भ्रष्टाचार को हम देखें, तो हमें लगता है जो बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही चर्चित चारा घोटाला है, तो उससे भी ज़्यादा बड़ा घोटाला प्रत्येक वर्ष बिहार के जेलों में होता है और उनके बंदियों को कष्ट देकर, उनका पेट काट कर, उनका खून काट सुखाकर और उनके हक़-ओ-हुकूक को रोक कर और तब वो घोटाले किए जाते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक था कि जेल के अंदर तो कोई आंदोलन नहीं कर सकता है, लेकिन जेल के बाहर आने पर वो आंदोलन करे और आंदोलन करके और फिर वो सरकार तक इस बात को, संबंधित विभाग तक इस बात को पहुँचाए और उनके अगर इसके बाद भी उनके अधिकारों को नहीं दिया जाता है, तो फिर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से जनहित याचिका करते हैं वहाँ और जनहित याचिका की सुनवाई के उपरांत जब आदेश होते हैं, तो उसका अनुपालन करना ये सरकार की मजबूरी होती है और इस प्रकार हम बिहार के जेलों में बंद बंदियों को हम उनका अधिकार दिलवाते हैं। पराशर जी, आप मुझे ये बताएंगे कि जेल में बंदी अक्सर आंदोलन करते रहते हैं, खासकर अनशन वगैरह, भूख हड़ताल वगैरह का चलता रहता है। तो इसका मुख्य मांग क्या होता है बंदियों का इसमें? इसमें सबसे अधिक जो मांग होता है, वो मांग होता है उनके भोजन के स्तर का। उनका भोजन का स्तर बहुत ही नीचा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा कटौती की जाती है। और दूसरा जो मुद्दा होता है, वो उनके अधिकारों का मुद्दा होता है, यानी उनके रहन-सहन का स्तर और उनके स्वास्थ्य की जाँच। मान लीजिए कि कोई ऐसा कैदी है, जिसको कि कोई क्रोनिक डिज़ीज़ है, तो प्रत्येक जेल के अंदर डॉक्टर होते हैं, जेल के अंदर छोटा-सा एक अस्पताल भी होता है, लेकिन वह अगर पर्याप्त नहीं है उस रोगी के लिए, तो ये उसको अधिकार है कि जेल प्रशासन उसको बाहर किसी बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भेजकर उसका उपचार करवाए, उसको ये सुविधा दे कि उसके प्राणों की रक्षा हो। तो मुख्य रूप से इन 2 मुद्दों पर होता है। तीसरा एक मुद्दा होता है कि कैदियों पर अत्याचार, अकारण कैदियों को डराया-धमकाया जाता है और कभी-कभी तो मारा-पीटा भी जाता है। तो इसके विरुद्ध भी जेल के अंदर कैदी और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो हंगर स्ट्राइक करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। कभी-कभी वो कोर्ट जाना बंद कर देते हैं। तो इससे कोर्ट पूछती है जेल प्रशासन से कि आखिर जिन कैदियों का आज इतनी तारीख को डेट था, वो सारे कैदी अपीयर क्यों नहीं हुए? तो फिर जेल प्रशासन को उसका समुचित उत्तर देना पड़ता है, जो उनके लिए कठिन होता है। तो इन्हीं 3-4 मुद्दों पर जेल में कैदी जो हैं, वो अधिकांशतः हंगर स्ट्राइक करते हैं। एक एक सवाल रहेगा कि जेल में बहुत सारे लोग गए हैं, जयप्रकाश नारायण भी गए हैं या बहुत सारे लोग गए हैं। अक्सर लोग जेल जाते हैं, वहाँ से निकल के बाहर आते हैं, किताब लिखते हैं, किताब छपती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठाएं पुरस्कार हासिल करते हैं, लेकिन कभी कभी भी बंदियों के लिए कुछ संघर्ष नहीं करते हैं। तो ये आपको, आप भी जेल गए, आप में क्या देखे जो आप लड़ने भिड़ गए इन सवाल लेकर के? आपने बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति का नाम उल्लेखित किया है, जयप्रकाश नारायण। स्वाधीनता संग्राम जब चल रहा था तब से ही जेल यात्राएं की और फिर आपातकाल में तो उन्हें 18 महीने के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया गया। जब वो जेल के अंदर थे, तो उन्होंने अपनी जेल डायरी लिखी जो कि अंग्रेजी में है, जो प्रिजनर्स डायरी के नाम से जयप्रकाश जी का छपा हुआ है और इस प्रकार लगभग सभी बड़े नेताओं ने अपनी जेल डायरी लिखी है। उसमें तो वो पीड़ा अपनी लिखते हैं, जेल के कैदियों की पीड़ा लिखते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद उस विषय को लेकर वो कभी भी संघर्ष नहीं करते हैं, सरकार को चेतावनी नहीं देते हैं। इसका कारण यह है कि जो जेल के कैदी हैं, वो उनके उपयोग की चीज़ नहीं, उपयोग की चीज़ का अर्थ है कि जब राजनीतिक उत्सव होते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव में जैसे ही हम जेल में जाते हैं, चाहे हम सजा-याफ्ता कैदी हों या विचाराधीन कैदी हों, तो हमारा मतदान करने का अधिकार छीन लिया जाता है जब तक हम जेल में रहते हैं। तो इस प्रकार
चूँकि ये जो 45-47 हज़ार कैदी हैं बिहार के जेलों में, उनको मतदान का अधिकार नहीं है। हालाँकि जो विचाराधीन कैदी हैं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो जेल से नॉमिनेशन करते हैं और फिर वो चुनाव भी लड़ते हैं। बहुत सारे लोग जेल में रहकर चुनाव जीतते भी हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं। जैसे ही इनको मतदान का अधिकार मिल जाएगा तो इन 45-47 हज़ार कैदियों का फेस वैल्यू बढ़ जाएगा, वो राजनीतिक उपयोग की वस्तु बन जाएंगे और तब उनकी सुधि बाहर भी आने के बाद नेता जो जेल गए हैं वो लेना शुरू करेंगे। एक सवाल रहेगा, एक सवाल नहीं है, ये धर्मशास्त्र में एक कथा है। एक बहुत बड़े धर्मात्मा नरक की ओर लेकर के उनको जा रहा था स्वर्ग की तरफ, नरक को दिखाते हुए, क्योंकि उन्होंने एक पाप किया था जिसका उनको दंडित किया गया था, नरक यात्रा करते जाना है। जब ही वो नरक के पास पहुंचे तो उन्होंने नरक के लोगों की पीड़ा देख करके यह मांग किया कि सभी नरक के वासियों को स्वर्ग भेजा जाए या मुक्त किया जाए यहाँ से। तो उनका जवाब हुआ कि आप अपनी पुण्य इनको दे दीजिए, ये स्वर्ग चले जाएंगे, बदले में आप नरक जाएंगे। उन्होंने अपना सारा पुण्य उनको दे दिया, वो नरक से मुक्त हो गए नरकवासी, और फिर इनको भी नरक से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि ये स्वर्ग की ओर जाने की दिशा में आगे और बढ़ गए थे, क्योंकि उन्होंने पुण्य और अर्जित कर लिया। तो क्या इससे लगता है कि हर धर्मार्थ व्यक्ति जैसे आप जैसे व्यक्तियों को जेल यात्रा होनी चाहिए, ताकि वो जेल के बंदियों की जो पीड़ाएं हैं, नारकीय जीवन है, इसको वो दुरुस्त करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा सके? मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को जेल यात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेल की यात्रा बड़ा कष्टदायक होता है। और दूसरी चीज़ कि जेल तो 45,000 लोग जेल में बंद हैं, लेकिन 45,000 में से जो सजायाफ्ता हैं वो 10 वर्ष 20 वर्ष की सज़ा काट कर भी बाहर निकलते हैं, या जो विचाराधीन कैदी है वो साल 2 साल 4 साल जेल के अंदर रह के भी जब बाहर निकलते हैं तो वो जेल की यातनाओं को भूल जाते हैं और उसके लिए वो किसी प्रकार की आवाज़ नहीं उठाते हैं। वास्तविकता यह है कि उनके अंदर मानवीय संवेदना नहीं होती है, वो स्वार्थी होते हैं जेल कैदी। जब तक जेल में रहते हैं तब तक उनको सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन जेल के बाहर आते ही अपने जीविकोपार्जन में लग जाते हैं, अपने व्यवसाय में, अपनी राजनीति में, इसमें लग जाते हैं और वो जेल के बारे में नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जेल के कैदियों की स्थिति को सुधारा ही नहीं जा सकता है, ऐसा वो मान लेते हैं। जबकि मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जेल की स्थिति नहीं सुधारी जा सकती। अब जैसे एक मुद्दा मैं बताता हूँ कि जेल में कैदियों को ज़मीन पर सोना पड़ता है और उनको पर्याप्त बिछावन और ओढ़ने की सामग्री नहीं दी जाती है। और तो और उनको मच्छर तो काटता है, लेकिन मॉस्किटो नेट जो मच्छरदानी होती है वो भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है और इस मुद्दे को लोग उठाते नहीं हैं। लेकिन जब इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया और बहुत पत्राचार किया तो हम लोगों ने इस विषय को रखा कि मच्छर काटने से अधिकांश जो कैदी हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो जेल प्रशासन ने, यानी बिहार सरकार का जो गृह विभाग का कारा विभाग है, उसने ये प्रोविज़न दिया कि जेल के कैदियों को भी मच्छरदानी दिया जाए और उनको मच्छर काटने से मुक्ति मिल गई। ये एक छोटा सा मुद्दा है। इसी प्रकार अगर अन्य जो कैदियों की समस्याएं हैं उन पर विचार किया जाए तो उनकी समस्याओं का निदान बहुत ही संघर्ष के करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के बाद हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और जेल के कैदियों को के सुविधा के लिए बात करना, अक्सर समाज में ये छवि है, जब भी मैं कहता हूँ कि मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं स्पेसिफिक हूँ, मैं प्रिजनर्स ह्यूमन राइट के लिए काम करता हूँ, मैं सबके लिए नहीं करता हूँ, केवल जो जेल में बंद कैदी हैं वैसे ही मानवों को की पीड़ा को हरने के लिए मैं काम करता हूँ। तो अक्सर लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, क्या आप चोर उचक्के के लिए काम करते हैं? तो ये मान लिया जाता है कि जेल में जो कोई भी गया है वो अपराधी है, वो चोर है, वो उचक्का है, इस तरह मान लिया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि 90% कैदी वो दोष उनका नहीं होता है और कतिपय व्यवस्थागत त्रुटियों के कारण उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और लंबे संघर्ष के बाद, लंबे न्यायिक प्रक्रिया के बाद उनको उस केस से, उस आरोप से मुक्त और बरी भी कर दिया जाता है।
तो इसलिए ये मानना कि जेल में बंद सारे लोग अपराधी ही होते हैं, यह एक भ्रामक बात है, जिसको कि इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए और उनके प्रति भी मानवीय संवेदना के साथ करना चाहिए, उनकी कठिनाइयों को लेकर संघर्ष करना चाहिए और उनको उनका हक दिलवाना चाहिए। अब बिहार की त्रासदी क्या है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार से पहले गृह विभाग अलग होता था और ये कारा विभाग अलग होता था। यानी कारा विभाग तो गृह विभाग का ही एक अंग है, लेकिन जो कैबिनेट होता था, जो मिनिस्ट्री होती थी, उसमें गृह मंत्री अलग होते थे और कारा मंत्री अलग होते थे। जब से नीतीश कुमार जी मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से गृह विभाग वो अपने पास रखते हैं और कारा विभाग भी अपने ही पास रखते हैं। अब इसमें क्या है कि कारा मंत्री समय समय पर कारागार का निरीक्षण करते हैं और उनकी टीम भी निरीक्षण करती है, उसकी रिपोर्ट वो मंगवाते हैं और इसके बाद वो हर 3 महीने पे उसकी समीक्षा करते हैं। तो मुख्यमंत्री को तो इतनी फुर्सत नहीं है कि कारा विभाग उनके पास है तो वो जेलों का निरीक्षण करें, जेल की रिपोर्ट मंगवाएं और उसकी समीक्षा करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 17-18 वर्षों में नीतीश कुमार जी के पास ये कारा विभाग है और कभी भी इन्होंने किसी जेल का निरीक्षण नहीं किया, कभी भी उस तरह की किसी रिपोर्ट को नहीं मंगवाया। और इतना ही नहीं, जो जेल का रूटीन बैठक होता था हर 3 महीने पे कारा विभाग का, आज तक मुख्यमंत्री ने इन 17 वर्षों में कभी भी बैठक ही नहीं बुलाया। उसके वो पदेन चेयरमैन होते हैं और आज तक वो बैठक नहीं बुलाई गई। तो 17 साल से जिन विषयों की जानकारी एक कारा मंत्री को, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, उनको होना चाहिए, वो जानकारी उनको नहीं होती है और जानकारी के अभाव में कैदियों की समस्या का समाधान नहीं होता है। यह अपने आप में एक अत्याचार है, अपने आप में मानवाधिकारों का एक उल्लंघन है। पराशर जी, एक चीज़ बताइएगा, जेल से अक्सर मौत की खबरें आती है, बंदियों के मौत की खबरें आती है और प्रशासन कहता है कि बंदी बीमार था और मर गया। परिजन का कहना होता है कि बंदी को पीट पीट के मार दिया गया। क्या है सच्चाई इसमें? 2 तरह की बात है, 2 तरह की मौतें जेल के अंदर होती है। एक तो रोग के कारण हो जाता है, जबकि नियम है कि रोग अगर जेल के अस्पताल से ठीक नहीं होना है तो उसको तुरंत बाहर के सरकारी अस्पताल में भेजा जाए, जो वो नहीं करते हैं। चूँकि उसकी एक लंबी कागजी प्रक्रिया होती है तो जेल प्रशासन ऐसा करना नहीं चाहता है। और दूसरा, जो जेल प्रशासन का अत्याचार होता है, उस पर जब कोई कैदी रिएक्ट करता है, अपनी प्रतिक्रिया में वो आवाज़ उठाता है, चाहे वो समूह बनाकर उठाए या फिर अकेले आवाज़ उठाए, ऐसी स्थिति में जेल प्रशासन उसको वो सामान्य वार्ड से उठाकर और सेल में बंद कर देती है। और सेल में बंद ही नहीं करती है, बल्कि सुबह, दोपहर, शाम उसकी पिटाई की जाती है और उस पिटाई के चलते वो मर जाते हैं। प्रत्येक वर्ष बिहार के कारागृहों में दर्जनों ऐसी मृत्यु होती है जो बहुत ही संदेहास्पद होती है, वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। कई बार तो ऐसी खबरें भी आती है कि कैदी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, इतने तनाव में आ गया कि वो जेल के अंदर जो पेड़ होता है उसमें गमछा बांधकर और उससे फंसरी लगाकर मर गया। और वहाँ सुरक्षा प्रहरी इतने निकम्मे होते हैं कि वो देख नहीं पाता है कि कोई कैदी फ्रस्ट्रेशन में पेड़ पर चढ़ गया है और पेड़ से फंदा डाल करके और उसने अपनी प्राण की आहुति दे दी है। इसी प्रकार कभी-कभी जेल के अंदर वो आपसी संघर्ष भी बताते हैं जेल प्रशासन के लोग कि 2 कैदियों के समूह में मारपीट हुई और उसमें वो मर गया, जबकि इस तरह की कोई घटना नहीं घटती है। घटना ये घटती है कि कोई आवाज़ उठाता है तो जेल प्रशासन अपने लाव लश्कर के साथ मिल करके और उस कैदी या कैदी समूह को बुरी तरह पीटता है, उसका हाथ पैर तोड़ देता है और उसी पिटाई में कई कैदियों की मौत हो जाती है। तो ये मानवाधिकारों का इतना बड़ा उल्लंघन किसी और क्षेत्र में नहीं होता है। आप बंदी कल्याण संघर्ष मोर्चा का गठन 2005 में लगभग किया था। आप कुछ और अपने दर्जनों संघर्ष जेल के लिए किए हैं, जेल के बंदियों के लिए किए हैं। आप कोई प्रमुख घटना सुनाएं संघर्ष का जो आपने किया है। जेल के रहते भी किए हैं और जेल में रहते हुए भी किए हैं और जेल के बाहर भी किए हैं। ये भोजन का जो मुद्दा है और दवा का मुद्दा,
यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको कि प्रशासन नहीं सुन रही थी। हम उस समय जेल में थे और हम जैसे विचारधारा के लोग की बंदियों के मानवाधिकार के लिए काम किया जाए, हम लोगों ने एक समूह बनाया था और उस समय कुछ अन्य विचारधारा के लोग जो इससे सहमत नहीं थे, उनको भी जोड़ करके और वहाँ हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल हम लोगों ने करवाया था 3 दिनों का। और इसमें प्रशासन की नाको-दम हो गई थी। 3 दिनों तक कोर्ट में कोई कैदी अपनी उपस्थिति देने नहीं जाता था, जिसके कारण कि हर शाम कोर्ट से एक चिट्ठी आती थी कि भाई कैदी क्यों नहीं आ रहा है, किस कारण नहीं आ रहा है। दूसरा कि इन मुद्दों को लेकर जब हम लोग हंगर स्ट्राइक किए और धीरे-धीरे यह सभी कैदियों के मन में बैठा कि ये तो हमारे अधिकारों की लड़ाई है, तो वो लोग भी हमारे साथ होने लगे। तो जो लीडरशिप में लगभग 2 दर्जन लोग थे अलग-अलग वार्डों में, तो उन लोगों को मारा-पीटा गया, बुरी तरह से हाथ-पैर तोड़ दिया गया। और फिर संयोग से कुछ दिन के बाद ही मैं बाहर आया, तो उस मुद्दे को लेकर भी हम लोगों ने सड़क पर भी आंदोलन किया, मानवाधिकार को भी लिखा और फिर जनहित याचिका भी दायर की, जिसकी सुनवाई के बाद गृह विभाग को, बिहार सरकार को ये न्यायालय से कुछ निर्देश दिए गए और उनका अनुपालन किया गया। इसी प्रकार कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर भी हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। बंदी कल्याण संघर्ष मोर्चा जो बनाया आप हैं, अभी क्या फर्दर इसका प्लान है? बंदी कल्याण संघर्ष मोर्चा की बहुत आवश्यकता है, इसलिए कि बिहार में इस संगठन के अलावा जीवंतता के साथ काम करने वाला कोई भी संगठन नहीं है। आप जब सरकारी दस्तावेज देखेंगे तो बंदियों के कल्याण के लिए काम करने वाले दर्जनों दर्जन एनजीओ को रजिस्टर्ड करवा लिया गया है। वो कागजी खानापुरी करके और सरकार का बहुत बड़ी सरकार की राशि का वो गबन भी करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए लेते हैं, लेकिन कैदियों के लिए वो 1% भी काम नहीं करते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो इसलिए जो जेल में बंद हमारे भाई-बहन हैं, देखिए जेल में हमने जो सर्वे किया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बंद लोग हैं उसमें 2-3 केस प्रमुख हैं। एक तो डॉरी डेथ, जिसमें कि कानून कहता है कि बिना किसी प्रकार की जांच के ही जो नामजद लोग हैं उनको जेल में डाल दिया जाए। और इसमें डॉरी डेथ अगर दुर्घटनावश भी हो जाता है, यानी जानबूझकर अगर उस नई कन्या को नहीं भी मारा जाता है, तब भी उस परिवार के दर्जनों लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। दूसरा है कि ज़मीन की लड़ाई में भाइयों का जो होता है हक हिस्सा, उसमें दोनों तरफ से संघर्ष होता है और उसमें हत्या भी हो जाती है जाने-अनजाने, और उसमें दर्जनों लोग जेल चले जाते हैं, ये बहुत कॉमन है। तीसरा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम जो है, उसका दुरुपयोग होता है और इसका सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने भी इस पर रिपोर्ट बनाया था और हाई कोर्ट के रिपोर्ट के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया था, यह जानकारी दी थी पूरे देश को कि ये जो हरिजन एक्ट है, SC/ST एक्ट है, इसमें 95% जो केस हैं वो फॉल्स होते हैं, वो लोगों को परेशान करने के लिए कर दिए जाते हैं। तो SC/ST एक्ट में भी अधिकांशतः निर्दोष लोग बड़ी संख्या में पूरे बिहार के जेलों में बंद हैं। तो ये जो 3 एक्ट हैं, और एक और एक्ट है वो अटेम्प्ट टू रेप और रेप का, उसका भी बहुत दुरुपयोग होता है। जो प्रोफेशनल महिलाएं होती हैं उनका उपयोग करते हुए, और पुलिस भी कभी-कभी बड़े रसूख वाले, बड़े पैसे वाले लोग भी किसी निर्दोष पर वो रेपिंग का केस करवा करके और उनको जेल में बंद कर देते हैं। और ये जो 3-4 केस हैं, ये जो 3-4 एक्ट हैं, इसमें प्रावधान है कि जांच किए बगैर आरोपी को पकड़ के जेल में बंद कर देना। तो यह जो निर्दोषों को परेशानी होती है, जिसके कारण उनका जीवन भी खराब होता है और सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, न्यायालय पर भी मुकदमों का बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। तो इसको कम करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि बंदी कल्याण संघर्ष मोर्चा जैसे संगठन समाज के क्षेत्र में आए और वो काम करे। और इसके अलावे जो मैंने पूर्व में बताया है कि उनके जो मानवाधिकार हैं, उनके जो जेल मैनुअल राइट हैं, उनका जो भोजन है, उनकी जो दवाएं हैं, उनको जेल के अंदर रहकर जो पढ़ने का अधिकार है, जेल के अंदर रहकर उनको अन्य सुविधाओं का जो अधिकार है, उनको दिलवाने के लिए भी कैदियों के संगठन की आवश्यकता है। लेकिन
यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि 5-10 साल कैदी के रूप में बंद रहने के बाद भी जब वही व्यक्ति बाहर आता है और हम लोग ऐसे कैदियों को जो जिनका लंबा अनुभव होता है जेल के अंदर का, उनको कहते हैं कि जेल के कैदियों के लिए हम काम करते हैं, आप हमारा सहयोग करें, आप हमारे साथ कदम मिलाकर चलें। तो वो कहते हैं हम तो 10 साल बर्बाद कर चुके, अब हम कुछ कमाना चाहते हैं, अब हमारे पास फुर्सत नहीं है। और वो जिन पीड़ाओं से गुजरे हैं उसको कमतर किया जाए या उसको समाप्त किया जाए, इसके लिए समय नहीं दे पाते हैं। उनकी मानवीय संवेदना बाहर आते में ही मर जाती है। इसीलिए शायद कहा भी गया है कि जेल की दोस्ती जेल के गेट तक ही होती है, उसके बाहर आते ही दोस्ती समाप्त हो जाती है। आपने जो बातें कही से दो बातें निकल के सामने आई है। जेल के बंदियों की समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी है कि बंदी कल्याण संघर्ष मोर्चा का निर्माण किया जाए, और दूसरी चीज की आपने बताया है कि बंदियों के मताधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, जिस कारण की राजनीतिक पार्टियां पर उसकी ओर ध्यान नहीं देती है और वो सिर्फ लिख लाख कर चली जाती है। तो आप ये चाह रहे हैं कि बंदी कल्याण संघर्ष मोर्चा का जो गठन हो वो हर जेलों में किया जाए, जेल के बाहर भी किया जाए? देखिए, इसको तो हर एक जिला में होना चाहिए और ये गैर सरकारी स्तर पर हम जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल और एक्टिविस्ट हैं, उनको भी करना चाहिए। और इसके साथ-साथ जो सरकारी स्तर पर भी इसका गठन होना चाहिए। मैं सरकारी स्तर पर इसलिए कह रहा हूँ कि एनिमल क्रुएल्टी प्रिवेंशन सोसाइटी, वो सरकार ने पूरे देश में बनाया है, हर जिले में बनाया है और जिला के जो जिलाधिकारी होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार जो चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा कमेटियाँ गठित की गई है और हर एक जिला के स्तर पर स्वास्थ्य समिति है, जिसके पदेन अध्यक्ष वहाँ के जिला अधिकारी होते हैं और उसमें सिविलियंस भी, आम लोग भी उसमें मेंबर मनोनीत किए जाते हैं और उसके लिए और इस तरह की बहुत सारी कमेटियाँ हैं, बहुत सारी समितियाँ हैं। मानवाधिकार समिति भी है, लेकिन बिहार में दुर्भाग्य से किसी भी जिले में मानवाधिकार समिति नहीं है। तो मानवाधिकार समिति का गठन करके, मानवाधिकार सुरक्षा समिति का गठन करके और उसमें सरकारी तंत्र के जो बड़े पदाधिकारी हैं, विशेष रूप से जिलाधिकारी, उनके अध्यक्षता में अगर कमेटी गठित की जाती है, तो उसमें बंदियों के प्रतिनिधि को भी रखा जाता है। तो बंदियों के मुद्दे को प्रशासन तक और सरकार तक पहुँचाने में सुविधा होगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि जिला स्तर पर इसका गठन होना चाहिए और जिला स्तर पर कार्य होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जिले में तो जिला जेल है ही। इसके अलावा भी जो मंडल कारा हैं, वो भी उसके अंदर एक-एक जिले में 2-2, 3-3 जेल होते हैं, यानी हज़ारों लोग जेल के अंदर बंद होते हैं। उनकी आवाज़ आखिर कौन उठाएगा? उनकी आवाज़ को प्रशासन तक कौन पहुँचाएगा? तीसरी बात कि न्यायिक प्रक्रिया में पहले से प्रावधान है कि रूटीन वे में जो जजेज हैं, उनकी टीम को प्रत्येक महीने कारागृह के अंदर जाकर के और बिना किसी जेल प्रशासन के पदाधिकारी को साथ लिए हुए कैदियों से मिलना है और सीधा-सीधा बात करके उनकी समस्याओं को सुन करके और उसके समाधान की दिशा में उनको पहल करना है और कानूनी स्तर पर वो क्या कुछ कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को भी अपनाना है और इस बात को सरकार तक, गृह विभाग तक भी पहुंचाना है, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। मताधिकार के सवाल पर किस तरह से किया जाए हल? देखिए, मैं अगर एक सामान्य नागरिक हूँ, तो जेल के अंदर जाकर भी मैं मतदान कर सकता हूँ। ये अधिकार इसलिए भी मिलना चाहिए कि जब हम जेल में होते हैं, तो वहाँ एक बैरियर होता है कि हम सजायाफ्ता हैं, तो न तो अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं और न ही हम उम्मीदवारी कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो विचाराधीन कैदी है, वो चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन मताधिकार का प्रयोग जेल में रहकर नहीं कर सकता है। तो मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, वो चुनाव के समय में वो निर्वाचन करवाने जाते हैं और उनको अधिकार होता है कि मान लीजिए कि वो मुजफ्फरपुर जिला के हैं और वो किसी और जगह पे अपने क्षेत्र में नहीं, किसी और जगह पे उनकी ड्यूटी दी गई है, तो वो स्पेशल बैलेट उनको दिया जाता है और उस बैलेट से वो अपना मताधिकार, पोस्टल बैलेट उसको कहते हैं, कि वो डाक के द्वारा वो भेजते हैं और उनको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार
या तो पोस्टल बैलेट का अधिकार दिया जाए कैदियों को, या फिर प्रत्येक जेल में चुनाव के दिन उनको वहाँ पर एक या 2 कैदियों की संख्या के अनुसार वहाँ पर मतदान केंद्र बनाया जाए और उसके हिसाब से उनको मतदान करने का अधिकार दिया जाए। क्योंकि ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें आते हैं, बिना सज़ा। और देखिए कितना दुर्भिसंधि है कि सज़ा-याफ्ता कैदी चुनाव तो नहीं लड़ सकता है, लेकिन मतदान करता है। जब वो मुक्त होकर के आता है कारागृह से, तो मतदान कर सकता है। और जो विचाराधीन कैदी है, वो भी जेल के अंदर जाकर मतदान नहीं कर सकता है, लेकिन बाहर कर सकता है। तो जेल के अंदर रहते हुए भी मतदान करने का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। एक एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण चीज़ जानना चाहेंगे हम, जेल के अंदर जाने के बाद वहाँ से मोबाइल फ़ोन की सुविधा नहीं होती, जिस कारण परिवारों से बातचीत नहीं होती है या जो भी होता है। और कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जो जेल के अंदर मोबाइल रखते करके बाहर धमकियाँ देते हैं या कुछ करते हैं। तो क्या सूचना के इस दौर में बंदियों के लिए मोबाइल जेल के अंदर एक सरकारी स्तर पर मोबाइल बूथ की सुविधा या इस तरह से बात की सुविधा देनी नहीं चाहिए? जेल मैनुअल में प्रत्येक कैदी को ये अधिकार है कि वो अपने अधिवक्ता से और अपने परिवार से निरंतर संपर्क में रहे। उसका माध्यम चाहे सीधा-सीधा जेल के खिड़कियों पर मिलकर हो या दूरभाष पर वार्ता करके हो, लेकिन ये अधिकार नहीं दिया जाता है व्यवहार में। लेकिन जेल मैनुअल में ये अधिकार है उनको। और इसको भी मुद्दा बना के हम लोगों ने संघर्ष किया था और सरकार ने इसको गंभीरता से ली थी। कुछ जेलों के अंदर वो टेलीफोन बूथ बनाए गए थे और वहाँ पर कैदियों से कुछ नंबर मांगे जाते थे उसकी जांच पड़ताल करके कि ये उनके परिवार का या इनके वकील का है कि नहीं, और तब उनसे बात करने का अधिकार उनको प्रदान किया गया था। लेकिन कालक्रम में सारे बूथ को ध्वस्त कर दिया गया और इस प्रकार आज की तिथि में बिहार के जेलों में टेलीफोनिक सुविधा जो प्रशासन की ओर से की जानी चाहिए, वो सुविधा प्राप्त नहीं है। परंतु अवैध रूप से जो रसूख वाले कैदी हैं, वो बाकायदा मोबाइल रखते हैं और उसी तरह बात करते हैं जिस तरह वो बाहर में करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि वो कैदियों के द्वारा, जो अपराधी कैदी होते हैं, वास्तव में अपराधी कैदी होते हैं, वो जेल के अंदर रह करके और लोगों को धमकी देते हैं मारने की, उनसे रंगदारी वसूलते हैं, उन रंगदारी की मांग करते हैं और बाकायदा जेल प्रशासन की जानकारी में ये सारी बातें होती है और उनको ये सुविधा प्रदान की जाती है। तो ये दो तरह की नीति अपनाई जाती है जेल प्रशासन के अंदर, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी, आपने अच्छा ज्ञान दिया है बंदियों के बारे में। हम फिर आपसे लगातार संपर्क रखेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार आपका। ये थे बंदी कल्याण संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और संचालक चंद्रकिशोर पराशर। इन्होंने 3 चीज़ को रेखांकित स्पष्ट रूप से किया है। इन्होंने बताया है कि जेल के हर जिला के जेल के आसपास बंदी कल्याण संघर्ष मोर्चा का निर्माण होना चाहिए, जहां बंदी और जनता के बीच एक संवाद की स्थिति बनी रहे। दूसरा, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि बंदियों के मताधिकार का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि उनकी आवाज़ को भी बाहर जगह मिल सके। तीसरी चीज़ उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जेल के बंदियों के लिए जेल के अंदर दूरभाष की संचार व्यवस्था स्थापित करना सरकार का दायित्व होना चाहिए, ताकि अवैध रूप से संचालित मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन बंद हो और एक सामान्य बंदियों के लिए अपने परिवार से जुड़ने, समझने, जानने के लिए दूरभाष की व्यवस्था हो। ये पूरी चीज़ें इन्होंने बताया है, स्पष्ट तौर पर बताया है। इन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष जेल के अंदर रहते हुए किया है, जेल के बाहर भी किया है, और इन्होंने जिस तरह से भारत के अंदर जेल के बंदियों के लिए संघर्ष का निर्माण किया है, संघर्ष का विस्तार किया है, वो रेखांकित करने योग्य है। इनकी तरफ से कई किताबें भी लिखी गई है, कई सारी घटनाएं भी इनके पास हैं जो कि इन्होंने वक्त का अभाव में नहीं बता पाई है, लेकिन मैं जानता हूं। और इसी स्थिति में तमाम चीज़ों को देखते हुए जेल के बंदियों जो भारी संख्या में जेल के अंदर रहते हैं, उनके मताधिकार की, मानवाधिकार की रक्षा की बात होनी चाहिए। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आप इस खबर को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बंदियों के हित में चलाए जा रहे इस आंदोलन से जुड़िए, ताकि उन बंदियों के लिए, बंदियों के हक का सुरक्षा हो सके, रक्षा हो सके, जो जेल के अंदर गए हैं, निर्दोष भी हो सकते हैं।
उसमें कल आप भी हो सकते हैं। नमस्कार।